हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब दोस्तों? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और आज की हमारी क्लास बीएड फर्स्ट ईयर की पेपर फर्स्ट की है, जिसमें आज हम पढ़ेंगे वैदिक कालीन शिक्षा की प्रमुख विशेषताओं के बारे में। ये टॉपिक काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और हम इसे बहुत ही डिटेल से पढ़ेंगे। और अभी आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत समय बचा हुआ है, इसलिए हम हर एक टॉपिक को बहुत ही विस्तार से पढ़ सकते हैं। अभी हमारे पास समय बहुत है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। इसके पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली जो भी क्लासेस हैं उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाया करेगी। तो देखेंगे कि वैदिक कालीन शिक्षा की विशेषताएं क्या थी दोस्तों। इसके पहले आप ये देख लीजिए कि इस टॉपिक से आपके एग्ज़ाम में किस प्रकार आपको प्रश्न देखने को मिल सकता है। कई प्रकार से आपको एक ही टॉपिक से प्रश्न देखने को मिलेगा, जैसे कि यहाँ पर लिखा गया है। पहला प्रश्न, वैदिक काल में भारतीय शिक्षा या उपनिषदीय शिक्षा की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। या फिर आपसे पूछेगा कि प्राचीन भारतीय शिक्षा अथवा उपनिषदीय शिक्षा की प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी थीं, प्रत्येक का हमें संक्षिप्त परिचय दीजिए। या फिर प्रश्न आपको देखने को मिलेगा कि प्राचीन भारत में शिक्षा की प्रमुख विशेषताएं क्या थी। देखिएगा, अगला प्रश्न ये था, ये है कि वैदिक कालीन भारतीय शिक्षा अथवा प्राचीन भारतीय शिक्षा की प्रमुख विशेषताओं का संक्षिप्त विवेचन कीजिए। तो कुछ इस प्रकार से आपके एग्ज़ाम में आपको प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। तो आप जानेंगे, इसकी विशेषताओं को जानने से पहले कुछ वैदिक काल के बारे में जान लिया जाए। तो प्राचीन भारतीय सभ्यताओं में क्या था? वैदिक सभ्यता को सबसे ऊपर इसका स्थान, सर्वप्रथम स्थान इसको प्राप्त हुआ था। इस सभ्यता के निर्माता कौन थे? तो आर्य लोग इनके निर्माता थे। और आर्यों के द्वारा जिस शिक्षा प्रणाली का विकास किया गया, उसके संबंध में वेदों से पर्याप्त जानकारी हमें प्राप्त होती है। प्राचीन भारतीय शिक्षा मूल रूप से आध्यात्मिक तत्वों पर आधारित है। ये हर चीज़ों में आध्यात्मिक तत्व को लाकर जोड़ देते थे। इसके अतिरिक्त और भी अनेक पक्ष हैं जो इस प्रणाली को अद्वितीय बनाने में सहायक हुए हैं। डॉक्टर अल्तेकर ने यहाँ पर कुछ कथन कहा है, देखेंगे। इन्होंने कहा कि वैदिक युग से लेकर अब तक शिक्षा का प्रकाश के स्रोत से अभिप्राय रहा है, और यह हमारे जीवन के हर एक क्षेत्रों में हमारा मार्ग अवलोकित करता आया है। शिक्षा के क्षेत्र में आर्यों ने जिन शैक्षिक उद्देश्यों और आदर्शों को निर्धारित किया था, जिस शिक्षा प्रणाली को खोज की, वह हजारों वर्षों के बाद भी आज के युग में अपने किसी न किसी रूप में विद्यमान है। आर्यों के द्वारा विकसित इस उत्कृष्ट शिक्षा प्रणाली की ओर अनेक यहाँ पर विशेषताएं हैं। तो हम देखेंगे, पहली विशेषता क्या थी? उपनयन संस्कार। वैदिक कालीन शिक्षा में क्या होता था? उपनयन संस्कार होता था, और ये सर्वप्रथम विशेषता मानी जाती है वैदिक कालीन शिक्षा की। क्या? उपनयन संस्कार। अब ये है क्या, इसके बारे में देखेंगे। तो वैदिक शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण यह संस्कार माना जाता था, और वैदिक काल में बालक के विद्या आरंभ का औपचारिक प्रारंभ इस संस्कार के द्वारा होता था। कहने का मतलब ये है कि जब कोई बालक अपनी विद्या का आरंभ करता था, अपनी विद्या आरंभ करने के लिए गुरु के आश्रम में जाता था। और किस प्रकार से? औपचारिक शिक्षा। जब आप जन्म लेते हो तब से आप कुछ ना कुछ सीखते ही रहते हो, लेकिन वह कैसा सीखना है? वह अनौपचारिक सीखना है। जब आप अपने घर परिवार में रह करके अपने घर के सदस्यों से सीखते हो, उसे हम अनौपचारिक शिक्षा बोलेंगे। लेकिन जब कोई बालक अपने विद्यालय या फिर अपने गुरुकुल में, उस समय गुरुकुल हुआ करते थे, तो अपने गुरुकुल में शिक्षा आरंभ करने के लिए जाता था, तो वहाँ पर कैसी शिक्षा? हमें औपचारिक शिक्षा मिलती थी। तो यही कहा गया कि औपचारिक शिक्षा को प्रारंभ करने के लिए जब बालक कोई जाता था अपने गुरु के पास, तो क्या होता था? उपनयन संस्कार करवाया जाता था। उपनयन का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो उपनयन शब्द का अर्थ होता है, उपनयन शब्द का पास ले जाना। लेकिन भाई, किसके पास ले जाना, कहाँ ले जाना, ये तो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि उपनयन का तो अर्थ होता है पास ले जाना। तो बालकों को शिक्षा के लिए गुरु के पास ले जाना, उनके गुरु के पास जहाँ वो शिक्षा को ग्रहण करेंगे, वहाँ पर ले जाना ही क्या है? उपनयन संस्कार कहलाता था। तो इस संस्कार के अंतर्गत बालक सबसे पहले अपने गुरु के दर्शन करता, मतलब अपने गुरु को देखता।
उसके बाद गुरुजन बालक की योग्यता और सद्गुणों को परखते थे। मतलब भाई कि एक बालक के अंतर्गत उसे हम ले जा रहे हैं गुरुकुल में, तो उसके अंदर की योग्यताएं क्या हैं, उसके अंदर क्या क्या गुण हैं, ये सारी चीज़ें परखते थे गुरुजन और अपना निर्णय देते थे। उनके द्वारा बालक को शिक्षा का अधिकारी घोषित किए जाने पर ही दीक्षा का आयोजन होता था। वास्तव में उपनयन संस्कार के उपरांत ही, मतलब जब उपनयन संस्कार हो जाता था उसके बाद ही किसी बालक को ब्रह्मचर्य आश्रम में प्रवेश मिलता था और वह ब्रह्मचारी कहलाता था। उपनयन बालक का दूसरा जन्म माना जाता है। उस समय यह कहा जाता था कि माता पिता तो बालक के सिर्फ शरीर को जन्म देते हैं, लेकिन जब हम शिक्षा ग्रहण करने के लिए जाते हैं या कोई बालक शिक्षा प्राप्त करने की जब उसकी एज हो जाती है, जब उसका उपनयन संस्कार हो जाता है, तब उसका दूसरा जन्म होता है। तो ये उस समय माना जाता था ऐसा। गुरु के यहाँ उपनयन के द्वारा दीक्षित होने पर उसका आध्यात्मिक जीवन स्टार्ट हो जाता था। मतलब जब वह शिक्षा प्राप्त कर लेता था तो उसके बाद उसका आध्यात्मिक जीवन स्टार्ट होता। इस काल में बालक की आत्मा तथा मस्तिष्क का भी विकास होता था साथ ही साथ। इसलिए उपनयन के संस्कार को दूसरा जन्म अथवा हम आध्यात्मिक जन्म भी कह सकते हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य वर्ण, ये तीनों जो जातियां थी, इनके बालकों के लिए उपनयन संस्कार अति आवश्यक माना जाता है कि इनके बच्चों को उपनयन संस्कार कराना बहुत ही इम्पोर्टेंट था। इन तीनों वर्णों को द्विज कहते हैं। मतलब इन तीनों जातियों को मिला करके हम क्या कहते हैं, द्विज। इनको द्विज बोलते हैं, जिसका अर्थ होता है 2 बार जन्म लेने वाला। अब यहाँ पर ये अर्थ कैसे हुआ, देखिए पहले यहाँ पर बताया गया है कि उपनयन संस्कार के बाद बालक का दूसरा जन्म होता था, और यह भी कहा गया कि ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, ये तीनों मतलब द्विज जो हैं, इनको उपनयन संस्कार करवाना अति आवश्यक था। तो अब यहाँ पर इन्होंने क्या कह दिया कि द्विज का अर्थ होता है 2 बार जन्म लेने वाला। उपनयन संस्कार ना कराने वाले बच्चों को हीन दृष्टि से देखा जाता था। मतलब जिन बच्चों का उपनयन संस्कार नहीं होगा उनको लोग बड़े ही हीन भावना से देखते थे और उनका सामाजिक बहिष्कार कर दिया जाता था। अतः यह स्पष्ट होता है कि वैदिक कालीन शिक्षा में या वैदिक युग में शिक्षा अनिवार्य मानी गई और सार्वभौमिक भी मानी गई। तो ये चीज़ें हमें यहाँ से पता चलती हैं कि उस समय जब शिक्षा जो थी वह काफ़ी अनिवार्य थी, सभी को शिक्षा प्राप्त करने का वहाँ पर बात किया जाता था, सभी को शिक्षा प्राप्त करना अनिवार्य था। अब देखेंगे अगली विशेषता क्या है, विद्या आरंभ संस्कार। अब भाई ये क्या बला है, तो इसको भी देख लेते हैं। देखिएगा, विद्या आरंभ संस्कार, बालक का जब उपनयन संस्कार हो जाएगा उसके बाद गुरुकुल में वह प्रवेश करता था। प्रवेश करने के बाद जिस दिन से बालक की शिक्षा का आरंभ होता था उस दिन उसका विद्या आरंभ संस्कार किया जाता था। मतलब देखिए, जिस दिन बालक अपने गुरु के पास जाएगा उस दिन क्या होगा, उपनयन संस्कार होगा। लेकिन जब वह गुरुकुल में चला जाएगा और उसकी शिक्षा आरंभ हो जाएगी, जिस दिन से वह अक्षर पढ़ने लग जाएगा, अक्षर का ज्ञान उसे प्राप्त होने लगेगा, तब क्या होगा, उस दिन विद्या आरंभ संस्कार हो जाएगा। अर्थात उसकी विद्या का क्या हो गया है, आरंभ हो गया है। वैदिक शास्त्रों में इस संस्कार के लिए अक्षर स्वीकर्ण्य शब्द का प्रयोग किया गया, जिसका अर्थ होता है उस दिन उसे अक्षर का ज्ञान कराया जाता था। बालक गुरु के साथ सरस्वती तथा कुल के देवता की उपासना के साथ ही अक्षर ज्ञान का प्रारंभ करते थे। इस संस्कार के लिए इस विषय में डॉक्टर वेद मिश्र ने लिखा कि यह संस्कार 5 वर्ष की आयु में होता था और साधारणतया सब जातियों के बालकों के लिए यह अनिवार्य था। अब अगला देखेंगे, अगली विशेषता है समावर्तन संस्कार। ये क्या है, इसके बारे में जान लीजिए। तो शिक्षा पूरी कर लेने के बाद जब कोई बालक अपनी शिक्षा पूरी कर लेता था और वह 25 वर्ष का हो जाता था, तब क्या किया जाता था, उसका समावर्तन संस्कार किया जाता था। इस समय क्या होता कि बच्चे, देखिए जब बच्चे घर से गुरु के पास जाते तब क्या होता, उपनयन संस्कार होता, और जब उनकी विद्या आरंभ होती तो विद्या आरंभ संस्कार होता, और जब वे पूरी एजुकेशन, अपनी पूरी शिक्षा प्राप्त कर लेते और घर वापस आते
तब क्या होता था, समावर्तन संस्कार होता था। तो ये सारे संस्कार वैदिक काल में कराए जाते थे। यहाँ पर देखिए, समावर्तन संस्कार गुरुओं के द्वारा संपन्न कराया जाता था और अपने घर जब वे वापस आते थे तब ये होता था। डॉक्टर M.N. वर्मा ने कहा कि यह संस्कार 25 वर्ष में कराया जाता। समावर्तन का शाब्दिक अर्थ होता है घर वापस लौटना। तो समावर्तन शब्द का अर्थ आपको याद रखना है कि घर लौटना इसका अर्थ होता है। जब कोई छात्र अपनी वैदिक शिक्षा पूरी करके ब्रह्मचर्य आश्रम से अपने गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता है तब यह संस्कार गुरु के द्वारा किया जाता है। छात्र क्या करता है, उस समय छात्र स्नान आदि के बाद नए कपड़े, नए वस्त्र धारण करता। उसके बाद गुरु उसे एक समावर्तन उपदेश देता था। उपदेश क्या है, वाक्यांश में दिया जाता था कि हे शिष्य, सदा सत्य बोलना, स्वाध्याय में प्रमाद मत करना, श्रद्धा से दान देना, तुम्हें हमारा यही आदेश है और यही उपदेश है। तो इस वाक्य के थ्रू वो क्या करते थे, अपना उपदेश देते थे। जो बालक समावर्तन संस्कार किया जाता था जिस बालक का, जैसे आज के समय में आप देखते हैं कि यूनिवर्सिटी में क्या होता है, दीक्षांत समारोह होता है। तो उसी प्रकार से वैदिक कालीन शिक्षा में क्या होता था, जब कोई बालक शिक्षा ग्रहण कर लेता, स्नातक कर लेता था, तब समावर्तन संस्कार होता था। तो बस बहुत ही सिंपल सी बात है, आप ऐसे रिलेट करके पढ़िए कि आज के समय में क्या होता है और उस समय में क्या होता था। अगला पॉइंट है गुरुकुल पद्धति का। भाई ये क्या चीज़ है, तो इसे भी देख लेते हैं। तो जिस प्रकार वर्तमान समय में छात्र विद्यालय में स्थित छात्रावास या फिर आवासीय विद्यालय में रहते हैं, वहाँ पर अपने गुरुजन के साथ ही वहीं पर रहना, खाना और वहीं पर शिक्षा प्राप्त करना, तो ऐसे विद्यालय आज भी पाए जाते हैं, आवासीय विद्यालय। उसी प्रकार से पहले क्या होता था कि पहले सभी विद्यालय, मतलब सभी गुरुकुल, वहाँ विद्यालय तो नहीं होते थे, गुरुकुल होते थे। तो सभी गुरुकुल में यह अनिवार्य था कि बालक वहीं पर रहेगा, मतलब गुरु के पास ही रहेगा। वहाँ पर बच्चा घर नहीं आ सकता जब तक उसकी शिक्षा प्राप्त उसे नहीं हो जाती। तो ये होता था गुरुकुल पद्धति, जहाँ पर छात्र जो है वो गुरु के पास ही रहकर अध्ययन किया करते थे। गुरुकुल गांव या नगर से के कोलाहल, जो बहुत ही मतलब शांत वातावरण जहाँ होता था, वहाँ पर गुरुकुल बनाए जाते थे। प्रोफेसर बी कुमार ने लिखा कि वर्तमान युग में आवासीय विद्यालय की तरह प्राचीन काल में शिष्य गुरु के आश्रम अथवा गुरु के कुल, मतलब गुरु के घर में स्थायी रूप से रहकर ही शिक्षा ग्रहण करते थे। ग्राम अथवा नगर के निकट स्थित गुरुओं के आश्रम प्राकृतिक छटा से अनाच्छादित रहते थे, कोलाहल से सर्वथा दूर, वृक्षों की शीतल छाया, भाई आज की तरह वे पंखे वंखे नहीं हुआ करते थे, तो डायरेक्ट उनकी प्रकृति के जो हवा होती थी वो प्रकृति में रहकर ही सीखते थे। तो ऐसी जगह व गुरुकुल बनाए जाते जहाँ पर माहौल, वातावरण बहुत ही अच्छा हो, बहुत ही शांत हो। तो ऐसी जगह होते थे। समय समय पर गुरुकुल से कुछ दूर स्थित गांव और नगर में बच्चे क्या करते थे, भिक्षा मांगने के लिए जाया करते थे। गुरुकुल में गुरुओं की सेवा करते हुए छात्र शिक्षा तो प्राप्त करते थे, साथ में गुरु के घर से संबंधी जो भी काम काज होते थे उसमें भी बच्चे हाथ बटाते थे। भव्य मंदिरों के विशाल प्रांगण में शिक्षा कार्य उल्लेख मिलता है, तथापि मुख्यतः गुरुकुल अथवा गुरु आश्रम में ही शिक्षा के मुख्य केंद्र थे। तो हमें गुरुकुल पद्धति से ये पता चलता है कि वैदिक कालीन शिक्षा गुरुकुल पद्धति अपनाती थी, मतलब हर बच्चे जो है वो अपने गुरु के पास रहकर ही शिक्षा को ग्रहण करते थे। तो ये चीज़ें थी। अगला पॉइंट है व्यावसायिक शिक्षा। यह भी एक प्रमुख विशेषता है। वैदिक काल में छात्रों को अलग अलग प्रकार के कौशल यानी कि स्किल्स में दक्ष बनाने के साथ ही जीविका का निर्वाह करने के लिए भी उन्हें तैयार किया जाता था। जीविकोपार्जन के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए बालकों को व्यावसायिक शिक्षा में कृषि, वाणिज्य की शिक्षा और औषधि शास्त्र की शिक्षा, सैनिक शिक्षा, ये सारी शिक्षाएं दी जाती थी। उपयोगी हस्तकलाओं में पीतल व मिट्टी की वस्तुएं बनाना सिखाया जाता, लकड़ी का सामान बनाना भी सिखाया जाता, कपड़ा बुनना, सोने और चांदी के आभूषण बनाना, इन सारी चीज़ की शिक्षा भी दी जाती थी, जिससे बच्चे क्या कर सके कि आगे अपनी लाइफ में अपनी जो शिक्षा है, शिक्षा के द्वारा अपने व्यवसाय को स्टार्ट कर सके, अपना जीवन बहुत ही कुशल बना सकें। अगली विशेषता है कक्षा नाटकीय विधि। अब ये क्या है,
तो इस काल में कक्षा नाटकीय विधि भी प्रचलित थी। जैसे आप आज मॉनिटर सिस्टम देखते हैं कि जो ऐसा कोई बालक जो क्लास में बहुत ही पढ़ने में तेज है, बहुत ही प्रतिभाशाली है, तो उसे क्लास का मॉनिटर बना दिया जाता है। तो उस समय भी ऐसा होता था। वैदिक कालीन शिक्षा में भी जो बच्चा बहुत ही अच्छा है पढ़ने में, जो योग्य है, उसे हम क्या करते थे, नाटकीय विधि मतलब उसे हम क्या करते थे, मॉनिटर बना देते थे, नायक बना देते थे। तो गुरु यही करते थे, गुरु जो छात्र योग्य होता था उसे नायक बना देते, और यह छात्र निम्न कक्षाओं को पढ़ाते थे, मतलब जो छोटी कक्षा के बच्चे थे उनको यह मॉनिटर पढ़ाया करते थे। और इस पद्धति में छात्रों का सहयोग मिलने के कारण गुरुओं पर अध्यापन कार्य का भार भी कम हो जाता। इस संबंध में डॉक्टर वेद मिश्रा कहते हैं, कक्षा नाटकीय विधि विवेकशील विद्यार्थियों को भिक्षा कला सिखाने का अवसर देती थी तथा स्तरीय अपराध रूप से उसे कार्य को करती थी, जिसे वर्तमान शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय जो है वो संपन्न करते हैं। अगला पॉइंट है, विद्यार्थियों के जीवन से संबंधी कुछ नियमों में कठोरता भी थी। तो देखेंगे कैसा उनका नियम था विद्यार्थियों का उस समय। वैदिक कालीन शिक्षा में विद्यार्थियों को कठोरता के साथ कुछ नियम का पालन भी करना पड़ता था। जैसे सूर्योदय से पहले उठना, उनको भाई सूर्योदय से पहले से आज कुछ बच्चे जो हैं वो 8 से 10 बजे तक सोते रहते हैं, तो तब ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। जो बच्चे गुरुकुल में हैं, जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, उनको सूर्य उदय से पहले ही उठना होता था, स्नान करना होता था और अपने सारे कार्यों से हवन करना, निवृत्त हो जाना। इनका आगे उल्लेख देखेंगे तो उनकी दिनचर्या कैसी होती थी। छात्र सुबह उठते थे, फिर अपना हवन आदि करते थे। हवन के बाद वे अपने पढ़े हुए पाठ को दोहराते थे, नए पाठ की तैयारी करते थे और दोपहर में भोजन करते। सूर्यास्त के बाद वे संध्या का भजन करते और इसके बाद रात्रि में वे फिर भोजन करते। तो इस प्रकार उनकी पूरी दिनचर्या हुआ करती थी। आदतें कैसी थी, छात्रों में कोई भेदभाव नहीं होता था, चाहे कोई निर्धन हो या फिर धनी हो, सभी को सरल जीवन व्यतीत करना पड़ता था। वेशभूषा कैसी थी, इनको क्या करता था, छात्रों को शरीर को मृग और बकरे की खाल से ढककर रखना पड़ता था। इनको कोई महंगे कपड़े नहीं पहन सकते थे वे। तो इस प्रकार की उनकी कुछ वेशभूषा थी, महंगे कपड़े उनको पहनना अलाउ नहीं था। छात्र मेखला धारण करते थे और अपने शरीर को बकरे या मृग की छाल से ढकते थे। अगला है आचार एवं व्यवहार कैसा था। तो वैदिक कालीन शिक्षा में व्यवहार को अत्यधिक महत्व दिया गया। छात्रों में शिष्टाचार युक्त आदतों का, संयम का विकास किया गया, जिससे उन्हें जुआ, नृत्य, संगीत इन सब चीज़ों से दूर रखा जाता था। खान पान में मांस मदिरा का सेवन नहीं कर सकते थे। काम, क्रोध, लोभ इन सभी चीज़ों से वंचित उन्हें रखा जाता था। पवित्रता का जीवन आप कह सकते हैं वो बच्चे बिताते थे। अगला है कि गुरु शिष्य संबंध कैसे थे। तो गुरु शिष्य संबंध जो है वो बहुत ही अच्छे थे। पिता पुत्र के समान वहाँ पर गुरु और शिष्य रहा करते थे। छात्र के कुछ कर्तव्य होते थे गुरु के लिए, जैसे गुरु की आज्ञा का पालन करना, अध्ययन करना, पशु को चराना, भिक्षा मांगना यहाँ पर होगा, लकड़ी चुनना, पानी भरना, ये सारे कार्य अपने गुरु के लिए छात्र किया करते थे। गुरु के कर्तव्य थे कि वो अपने भाई छात्र को भोजन की व्यवस्था करे, अपने छात्रों के लिए वस्त्र की व्यवस्था करे, जो बच्चा बीमार हो जाए उनके लिए चिकित्सा की सुविधा उपलब्ध कराएं। तो ये सारे कार्य किसके थे, गुरु के थे, कर्तव्य थे अपने बच्चों के लिए। डॉक्टर अल्तेकर ने क्या लिखा यहाँ पर कि शिक्षक एवं छात्र के संबंध स्नेहपूर्ण तथा घनिष्ठ थे और उनके भावी जीवन में भी ऐसे ही बने रहते थे। तो ये सारी चीज़ें थी। गुरु शिष्य संबंध काफ़ी अच्छा माना जाता है। अगला पॉइंट है व्यवहारिकता का समावेश। तो प्राचीन कालीन शिक्षा कोरे सैद्धांतिक आधारों पर ही अवस्थित नहीं थी। शिक्षा में व्यवहारिक पक्ष का भी ध्यान रखा गया, जैसे गौपालन, कृषि की शिक्षा के साथ साथ चिकित्सा शिक्षा। तो पढ़ाई के साथ और भी कई सारी चीज़ें बच्चों को सिखाई जाती थी व्यवहारिकता के तौर पर। आगे देखिएगा, लिखा है अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा। तो वैदिक कालीन शिक्षा जो थी वो अनिवार्य थी, सभी के लिए अनिवार्य थी। बच्चों को जरूर इसे ग्रहण करना था और निःशुल्क थी, मतलब उनसे किसी प्रकार का कोई शुल्क, कोई फीस उनसे नहीं लिया जाता था। इसलिए हर बच्चा वहाँ पर शिक्षा को प्राप्त कर सकता था। तो ये चीज़ें थी। अगला पॉइंट है शिक्षा का उद्देश्य क्या था। तो वैदिक कालीन शिक्षा का एक मुख्य उद्देश्य जो है वो है चरित्र का निर्माण करना, धार्मिकता और आध्यात्मिकता पर बल देना। तो क्या हो कि बच्चे का संपूर्ण विकास हो सके,
पूरा विकास हो सके, उनके चरित्र का निर्माण हो सके, इन सब चीज़ों पर ध्यान दिया गया। यही शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य माना जाता है। अगला पॉइंट है कि शिक्षा का स्वरूप कैसा था। तो प्राचीन कालीन शिक्षा का स्वरूप धर्म पर आधारित था और शिक्षा का संपूर्ण कार्यकलाप धार्मिक अनुष्ठानों के रूप में किया जाता था। शिक्षा, यहाँ पर गुन्नार मिर्डन ने कहा कि शिक्षा पीढ़ी दर पीढ़ी होने वाले धार्मिक व्यक्तियों के निर्देशों का संकलन थी। मंत्रों, वेदों, धर्म ग्रंथों का उस समय तक पाठ किया जाता था जब तक वे कंठस्थ नहीं हो जाते थे, मतलब जब तक बच्चों को याद नहीं हो जाते थे तब तक उन्हें याद करवाया जाता था। अगला है ब्रह्मचर्य जीवन बिताना। तो मतलब कहने का ये मतलब है कि हर बच्चा ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करता था। अगर मान लीजिए कि किसी बच्चे का विवाह जो है वो बचपन में कर दिया गया है, क्योंकि तब बाल विवाह का भी समय था, तो बाल विवाह जो है वो अगर हो जाता था तो बच्चों को गुरुकुल में प्रवेश नहीं मिलता था। तो ये चीज़ें थीं कि ब्रह्मचर्य जीवन उसे बिताना पड़ता था। आगे बात की गई है पाठ्यक्रम की। तो वैदिक कालीन शिक्षा में पाठ्यक्रम किस प्रकार थे, जहाँ पर पाठ्यक्रम में वेदों को प्रमुख स्थान दिया गया। वेद पढ़ाए जाते थे, चारों वेद बच्चों को पढ़ाए जाते। इसके अतिरिक्त उन्हें गणित, तर्क, दर्शन, व्याकरण या फिर आप कह लीजिए इतिहास, ज्योतिष शास्त्र, गणित, जीव विज्ञान, वनस्पति, भूगर्भ विज्ञान, चिकित्सा, इन सारी चीज़ों की शिक्षा बच्चों को दी जाती थी। अतः संस्कृत का ज्ञान आवश्यक था, मतलब शिक्षा का माध्यम कैसा था, संस्कृत भाषा में सारी शिक्षा उन्हें दी जाती थी। अगला है दंड की व्यवस्था। तो भाई दंड की व्यवस्था भी थी वहाँ पर। अगर कोई बच्चा जो है वो गलती करता है तो उन्हें दंड भी दिया जाता था। तो देखेंगे प्राचीन काल में शिक्षा की दंड की आवश्यकता तो नहीं होती थी। वैसे सब बच्चे बहुत ही अच्छे हुआ करते थे। शारीरिक दंड तो यहाँ पर निषिद्ध था, मतलब किसी बच्चों को मार नहीं सकते थे। आवश्यकता होने पर गुरु क्या करते थे, अगर कोई बच्चा जो है वो गलती कर रहा है तो उसके लिए शुद्धि के लिए उद्धालक व्रत का पालन करने का दंड मिला करता था। उद्धालक व्रत में छात्र को लगभग 3 महीने तक उसे थोड़ा भोजन दिया जाता, मतलब अल्प आहार रहकर उसे बिताना पड़ता था। 2 महीने तक जौ के मांड खाने पड़ते, 1 महीने तक दूध, आधे महीने तक छेना और 8 दिन तक व्रत, 6 दिन तक बिना मांगी भिक्षा और 3 दिन तक केवल पानी का सेवन करना पड़ता था। तो ये उनका क्या व्रत था, उद्दालक व्रत था। इसमें काफ़ी कठिनाई बच्चों को सहनी पड़ती थी। भाई अगर मार पड़ जाएगी तो वो तो मतलब सह लेंगे, लेकिन भूखा रहना और कम भोजन करना, इन सारी चीज़ों को उनको सहना पड़ता था और 1 दिन निराहार रहकर भी गुजारना पड़ता था। तो ये कुछ दंड की व्यवस्था थी। अगला है नारी शिक्षा। तो नारियों के लिए भी शिक्षा वहाँ पर थी, मतलब वैदिक काल में महिलाओं को विद्या आरंभ करने का पूरा अधिकार था। लड़कियाँ भी गुरुकुल में जाकर शिक्षा प्रारंभ कर सकती थी। परीक्षा प्रणाली कैसी थी, वैदिक काल में सामान्यतः औपचारिक परीक्षाएं नहीं होती थी, जैसे आजकल कागज़ पेंसिल होती हैं। तो तब के समय में पेपर पेंसिल नहीं होते थे, तो अनौपचारिक शिक्षा होती थी। औपचारिक शिक्षा जो है ये नहीं हो पाती थी। अध्यापक क्या करते थे, प्रत्येक दिन छात्रों के ज्ञान का परीक्षण करके आगे का पाठ स्टार्ट कर देते थे, मतलब उसी के साथ ही आज सिखाया कल उनसे पूछ लिया, उसी का आंसर पूछ लिया। तो इस प्रकार से होता था कि साथ ही साथ बच्चों को सारी चीज़ें सिखा दी जाती थी। कोई मासिक वार्षिक परीक्षाएं नहीं ली जाती थी। अध्यापक जब संतुष्ट हो जाता कि हाँ बच्चों ने सब कुछ सीख लिया है, मतलब गुरु जान जाते थे, तब वह क्या करते थे कि आगे का पाठ उन्हें पढ़ाने लगते थे। प्रतिदिन ऐसा ही चलता रहता था। आगे देखेंगे अगली विशेषता है छात्रों का सरल जीवन। तो ये क्या चीज़ है, तो वैदिक कालीन भारत के छात्र सदा सत्य, सरल और संयमी जीवन बिताते थे। आधुनिक भारत में उनका जीवन भले ही अक्षरता अनुकरणीय ना हो, वह ग्रहणीय अवश्य है। आज के छात्रों के जीवन में आमूल परिवर्तन हो गया है। आज के छात्र का जीवन, उनका लक्ष्य क्या है, शिक्षा प्राप्त करना नहीं है, अपितु सिनेमा देखना, मूवीज़ देखना, हड़तालें करना, अश्लील साहित्य पढ़ना, नशीली वस्तुओं का प्रयोग करना और ऐश्वर्यपूर्ण जीवन व्यतीत करना अब हो गया है। ऐसी परिस्थिति में प्राचीन काल के छात्रों के उदाहरण को आज के छात्रों के सामने रखकर अगर उनके दृष्टिकोण में परिवर्तन किया जाना अनिवार्य है, तो ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि पहले की जो शिक्षा थी वो काफ़ी अच्छी थी, काफ़ी अच्छी मानी जाती थी, क्योंकि आजकल के समय में बच्चे मतलब अपने मन का करते हैं, उनका प्रमुख उद्देश्य शिक्षा ग्रहण करना नहीं होता है। इसलिए अगर ये सारी चीज़ें आज के बच्चों के सामने रखी जाएंगी, उन्हें बताया जाएगा कि पहले बच्चे
बच्चे किस प्रकार से शिक्षा प्राप्त करते थे, कितनी कठिनाइयों का सामना करते थे, तो शायद ही बच्चों पर कुछ असर पड़ सकता है। तो यहाँ पर डॉक्टर महेश चंद्र सिंघल ने कहा कि सिद्धांत रूप में हमें इतना तो मानना ही चाहिए कि आज भले ही सिर मुड़ने, लंगोटी बांधने और स्त्री जाति के सदस्यों के दर्शन मात्र से बचकर रहने की तो आवश्यकता नहीं है, लेकिन सादा और संयमी जीवन, नियमित दिनचर्या और दुर्व्यसनों से बचकर रहना वांछनीय है। तो ये कथन किसने कहा? महेश चंद्र सिंघल जी ने कहा। तो दोस्तों ये था आज का हमारा टॉपिक, जिसमें हमने हर एक विशेषता को जाना है वैदिक कालीन शिक्षा से जुड़ी। तो दोस्तों आपको ये टॉपिक कैसा लगा, ये क्लास कैसी लगी, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और अगर कोई डाउट होगा तो आप उसे भी ज़रूर यहाँ पर बता दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं अगली क्लास में कुछ नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।